हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं सभी? तो बच्चों, ये हमारा जो ये सीरीज चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस की। अब तक हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सीखी, जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है ना। थर्मल मोशन की इनफैक्ट अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी अप्लाई करें कंडक्टर के अक्रॉस, तब भी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर थर्मल मोशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस थर्मल मोशन का रिजल्टेंट जीरो होता है। कोई नेट फ्लो चार्ज का जनरेट नहीं होता कंडक्टर के अक्रॉस ड्यू टू थर्मल मोशन। या यूं कहें कि अगर हम जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर थर्मल वेलोसिटीज का सम करें तो वो जीरो है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कंडक्टर की वॉल्यूम में, तो फिर फ्री चार्ज कैरियर्स का मोशन कैसा होता है। जनरली ये जो मोशन है फ्री चार्ज कैरियर्स का, इसको ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, है ना। और अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस एवरेज स्पीड के साथ में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, वो स्पीड उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। तो अभी तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको बताया कि ये दो टर्म्स हैं क्या। बाकी देखिए अब डिटेल में हम लोग इन ड्रिफ्ट मोशन और ड्रिफ्ट स्पीड को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, हमने जाना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, रूम टेम्परेचर पे वो थर्मल मोशन परफॉर्म करते हैं, है ना। थर्मल एनर्जी की वजह से जो एटम्स और फिक्स्ड एटम्स और आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, वो तो अपनी जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मोबाइल हैं, वो कंडक्टर की वॉल्यूम में, कंडक्टर की वॉल्यूम में मूव करते हैं, थर्मल मोशन परफॉर्म करते हैं। थर्मल वेलोसिटीज बहुत रैपिड होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है। क्यों? क्योंकि थर्मल मोशन होता है रैंडम, जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और यही रैंडमनेस जो है थर्मल मोशन की, इसी की वजह से कोई नेट फ्लो चार्ज का जनरेट नहीं होता। लेकिन जब हम एक किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी के थ्रू एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस मेंटेन करें, जिससे कि कंडक्टर की वॉल्यूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E = V/L लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V/L, where V is the applied potential difference and L is the length of the conductor। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, वो अगर V है और कंडक्टर की लेंथ L है, तो जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा, ये E = V/L के बराबर आएगा। ये मैंने आपको बताया था। दिस कैन बी सिंपली derived from this relation that potential difference between any two points in electric field is equal to the line integral of electric field along any path between those two points ना। तो इसी से हमने ये कंक्लूजन ड्राइव किया था। तो E = V/L एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एग्जिस्ट करता है कंडक्टर की वॉल्यूम में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन हम देखें, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर लेते हैं जो रैंडमली, जिसकी थर्मल वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है मान लीजिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंडक्टर की वॉल्यूम में, कंडक्टर पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम F = QE, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स जो आएगी वो -E × E आएगी। नेगेटिव साइन यहां पर शो करता है दैट फोर्स ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड। तो ऑब्वियसली फोर्स जो लगेगी फ्री इलेक्ट्रॉन पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। तो जो रिजल्टेंट मोशन आएगा वो उसकी थर्मल वेलोसिटी और
इस एक्सेलरेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से जो वेलोसिटी को गेन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो थर्मल वेलोसिटी और ये जो वेलोसिटी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट सम जो आएगा, वो रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, जो वेक्टर सम आएगा, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो यहां पर तो हमको देखने पर लग रहा है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विद इन दी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, चाहे वो ये है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे कंसीडर कर लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन इधर उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन फोर्स तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी इधर ही लगेगी ना, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज और एलिमेंट्री यूनिट के बराबर चार्ज पोजेस करता है, तो फोर्स तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और इतनी ही है ना, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना मैग्नीट्यूड फोर्स का एक्ट करेगा इस पर। तो ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कंडक्टर की वॉल्यूम में है, सब जो है एक ही डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहां से तो हमको ऐसा लगता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए ना, क्योंकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स है माइनस ई इंटू ई बाय एम ना, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इतना इजी नहीं होता है कंडक्टर के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि इसी कंडक्टर में अभी तो हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस कंडक्टर में भाई एटम्स या पॉजिटिव आयंस भी तो हैं, मतलब यही जो कंडक्टिंग, यही जो हमारे कंडक्टर की वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जहां तहां पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे। पॉजिटिव आयंस मतलब वो आयनाइज्ड एटम्स जिनसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी एटम का तो हिस्सा होंगे। अब थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से ये अपने एटम को छोड़कर फ्री तो हो गए, ये पूरी वॉल्यूम में मूव करने के लिए मोबाइल तो है, लेकिन जिन एटम्स को छोड़ा है इन्होंने, जिन एटम्स के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एटम्स पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ेगा, एटम विल गेन पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव आयंस भी जहां तहां फिक्स होंगे इस वॉल्यूम में ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करा रहा है, जब ये कंडक्टर की वॉल्यूम में मूव करते हैं तो व्हाइल मूविंग दे कोलाइड, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। जो जहां तहां पॉजिटिव आयंस अरेंज हैं, उन पॉजिटिव आयंस से इनका कोलिजन होता है। रीजन तो सिंपल है, पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव आयन के फील्ड से पास होगा, इस पॉजिटिव आयन के फील्ड से गुजरेगा, तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है ना, ये टाइम, जितने टाइम तक फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का इंटरेक्शन होगा, ये टाइम बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए इनका इंटरेक्शन होता है। और जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा कि इफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस इंटरेक्शन को कोलिजन कह सकते हैं ना। कोलिजन जनरली हम ऐसे इंटरेक्शन को नाम देते हैं विच अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर हम ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव आयन का जो इंटरेक्शन है, इसीलिए हम इसको कोलिजन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा। अच्छा, पॉजिटिव आयन जो है अगर देखा जाए तो उसका जो इनर्शिया है, मैकेनिकल इनर्शिया, वो बहुत ज्यादा है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी है, दूसरी बात हैवी होने के साथ साथ उसका जो वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, जो उसके सराउंडिंग एटम्स हैं, उन्होंने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से उसकी पोजीशन पर होल्ड करके रखा है ना। तो जब एक मूविंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन जो कि ऑसिलेट कर रहा है अपनी जगह पर, इसके साथ इसका कोलिजन होगा, इस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। उसकी एनर्जी का कुछ प्रोपोर्शन वो पॉजिटिव आयन
को लूज कर देगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा इस कोलिजन में, ऑब्वियसली बात है फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये फोर्स तो कॉन्स्टेंटली एक्ट कर ही रही है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, उस ड्यूरेशन में भी ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम के लिए कोलिजन हुआ, बहुत स्मॉल टाइम के लिए इंटरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा फिर उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे चलेगा फिर किसी ना किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होगी वही डेंसिटी ऑलमोस्ट पॉजिटिव आयंस की होगी, सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेंसिटी पॉजिटिव आयंस की भी होगी, है ना। तो कहने का मतलब पॉजिटिव आयंस भी डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कंडक्टर में। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करे, अब ये देखिए फिर नेक्स्ट पॉजिटिव आयन के साथ उसका कोलिजन होगा, फिर इतने इंटरवल में जो भी उसने एनर्जी गेन करी थी, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी गेन करी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जैसे ही दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराएगा अगेन इट विल लूज इट्स एनर्जी, इट्स मोमेंटम विल चेंज, है ना, एंड अगेन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रीली एक्सेलरेट नहीं कर पाते, फोर्स उन पर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, फोर्स यूनिफॉर्म है, फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो पाता है बिकॉज दे हैव टू सफर फ्रीक्वेंट कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस एंड दिस कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन लूजेस देयर काइनेटिक एनर्जी, लूज देयर मोमेंटम एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, तो यही जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत जल्दी जल्दी उसके पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन भी हो रहे हैं। हर कोलिजन में वो जो एनर्जी गेन करता है उसको लूज कर दे, उसका कुछ प्रोपोर्शन लूज कर देता है, मोमेंटम चेंज होता है उसका, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो एक जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स अपने लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम इस मोशन को इलेक्ट्रॉन्स के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री चार्ज कैरियर्स का जो मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे तो एक्सेलरेट हो ही रहा है, लेकिन वो मतलब ऐसा ही नहीं कि हमेशा बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहां से यहां तक उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, लेकिन जितनी एनर्जी गेन करी थी उसका कुछ प्रोपोर्शन वो यहां पर जो इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो लूज कर देगा, है ना। और मान लीजिए वो इस पाथ के अलाउंग मूव, इसको इस डायरेक्शन में करना था, लेकिन ये पॉजिटिव आयन उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, तो मान लीजिए इस पाथ के अलाउंग वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर जब यहां से यहां तक मूव करेगा तो फिर कुछ एनर्जी गेन कर लेगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है। फिर जो भी एनर्जी गेन करेगा उसका कुछ प्रोपोर्शन अगेन इट विल लूज टू द पॉजिटिव आयन, अगेन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। मान लीजिए अब इस वाले आयन के पास पहुंचेगा, फिर कुछ एक्सेलरेशन होगा, फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एनर्जी लूज होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ फॉलो करेगा ना, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ भी मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि वेलोसिटी दो कोलिजन्स के बीच में ना, दो कोलिजन्स के बीच में तो उसका एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन में उसकी वेलोसिटी घट रही है, कोलिजन उसको डीएक्सेलरेट करता है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, घट जाती है, बढ़ रही है, घट जाती है, बढ़ रही है, घट जाती है। इस तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन पर। और ये जो पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रॉन को इधर डिफ्लेक्ट करता है, कोई इधर डिफ्लेक्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ के अलाउंग भी मूव नहीं कर पाते ना, उसका मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन मतलब एक तरह से कहें क्या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है उसका, इट हैव टू फॉलो zigzag path बिकॉज पॉजिटिव आयंस आर कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्टिंग इट ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन कंटिन्यूअसली इधर उधर धकेल रहे हैं, इधर कोई पॉजिटिव आयन उसको इधर डिफ्लेक्ट कर देता है, कोई इधर डिफ्लेक्ट कर देता है, तो zigzag path फॉलो करता हुआ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 to the power 6, 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
का होता है। एक्चुअल मोशन देखा जाए तो इतना रैपिड है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी निकालें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो पर यूनिट टाइम। तो इस डायरेक्शन में वो फ्रीली तो मूव कर नहीं पा रहा है क्योंकि पॉजिटिव आयन उसको इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, या यूं कहें 10 to the power minus 4 तो छोटी होगी ना, 10 to the power minus 4 से 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की होती है, मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड या उससे भी कम। तो कहने का मतलब इतने फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ना, इतने फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल वेलोसिटीज ही हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, वो बहुत कम होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है बिकॉज दे हैव टू सफर सब्सिक्वेंट कोलिजन्स, कंटिन्यूअस उनका कोलिजन होता रहता है पॉजिटिव आयन के साथ, और वो डिफ्लेक्ट होते रहते हैं, होते इधर उधर जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये बात है समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ में ड्रिफ्ट करते हैं। ये मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन पर कंटिन्यूअसली एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव आयन के साथ जब भी कोलिजन होगा वो डीएक्सीलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगा पाथ से, जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये मोशन इलेक्ट्रॉन का कहलाता है ड्रिफ्ट मोशन। तो the average velocity with which electron drift within the free electrons drift within the conductor, this average velocity is termed as drift velocity। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में? ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन और ड्राइव करेंगे कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखा जाए तो किन फैक्टर्स पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी, है ना, और किस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद इन दी कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो यही कंसीडर कर लीजिए हमारे पास कि एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है, दोनों एंड्स के बीच में जो कंडक्टर के जो दोनों फ्री एंड्स हैं, जो लेंथ है कंडक्टिंग मीडियम की वो L है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसके एंड्स के अक्रॉस हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अप्लाई किया है, जनरेट किया है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V by L इस कंडक्टर की वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा। यूं कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जनरेट होगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा मैंने आपको बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट मोशन। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरह से कि ड्रिफ्ट मोशन क्या है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सीलरेशन होगा, लेकिन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ प्रोपोर्शन उसको लूज कर देगा, मोमेंटम उसका लूज होगा, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ एंड सो ऑन, है ना। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होते हैं। हमको क्या करना है, हमको वो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है जिस एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, हालांकि वो एक्सीलरेट कर रहा है तो कांस्टेंट रहने का मतलब भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से इंक्रीज हो रही, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोलिजन जो है वो डीएक्सीलरेट करते रहते हैं जहां जहां। तो हमको एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। नेगेटिव चार्ज है तो उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। वही एवरेज वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर
हम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ले लें कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हो। ये भाई क्योंकि थर्मल वेलोसिटी सभी की अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये तो जरूरी है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जरूर सेम डायरेक्शन में आएगा। वो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में क्यों आएगा? क्योंकि उन पर फोर्स सभी पर एक ही डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेट हुई। तो हर एक इलेक्ट्रॉन ना कुछ उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जरूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना है? उनकी वेलोसिटीज का वेक्टर सम करना है और फिर उनका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग होगी, तो हम तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम ऑब्जर्व करें, एक गिवन टाइम पर हम ऑब्जर्व करें। तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितने हैं बच्चों? n। लेट अस से द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर Vn। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम कितनी लिख सकते हैं? तो मान लीजिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी थर्मल वेलोसिटी तो है u1 ना। अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी है? u1 है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। वो एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगा वो मान लीजिए a है। वो एक्सेलरेशन मैंने अभी लिखा था, चलिए रब कर दिया, चलिए वापस लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगेगी चार्ज, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E है तो फोर्स लगेगी E। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगी। तो ये एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम में, फोर्स सभी पर बराबर लगेगी क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर है फ्री इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन पर, तो फोर्स सभी पर इक्वल लगेगी, सेम डायरेक्शन में लगेगी। मास भी सभी इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, तो मास भी सभी का बराबर है, इसलिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन ना। सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। अब इसका एक्सेलरेशन होगा कितने टाइम तक? तो एक्सेलरेशन तो दो कोलिजन के बीच में होता है ना। इलेक्ट्रॉन जब एक पॉजिटिव आयन से टकराया, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोलाइड करेगा, है ना। मान लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पॉजिटिव आयन से टकराया, ये इधर से आ रहा था, पॉजिटिव आयन से टकराया, पॉजिटिव आयन ने इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये जो कोलिजन के बाद दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। फिर जब नेक्स्ट पॉजिटिव आयन से टकराएगा वो, तो फिर ये पॉजिटिव आयन इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, इसकी एनर्जी लूज होगी, फिर डीएक्सेलरेट होगा, ये इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो फिर इन दोनों कोलिजन के बीच में ये कुछ एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस कोलाइड करता रहता है पॉजिटिव आयंस के साथ। किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच का टाइम ऐसा है, दो कोलिजन के बीच का ड्यूरेशन ऐसा है जिस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू दिस अप्लाइड फील्ड। ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, देखिए आप, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है ना। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे बिहेव इन दी सिमिलर मैनर। वो भी फ्री होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका भी साइज ऑलमोस्ट, मतलब पॉइंट साइज मानते हैं उनको अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। और वो कंटिन्यूअसली आपस में कोलाइड करते रहते हैं। तो जैसे वहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल के किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच का टाइम लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे यहां पर भी हम क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव आयन से कंटिन्यूअसली टकरा रहे हैं, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम हम कहेंगे उसको ना। ये रिलैक्सेशन टाइम, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये वो इंटरवल ऑफ टाइम है जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए, अच्छा ये रिलैक्सेशन टाइम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां से यहां टकराएगा, यहां टकराएगा,
हो सकता है जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इससे कोलाइड हो, इससे कोलिजन हो, इससे उसका कोलिजन ना ही हो ना। तो इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन का किस पॉजिटिव आयन से टकराएगा कोलिजन इलेक्ट्रॉन, ये पता नहीं है किसी को ना। तो ये तो फिक्स नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के हो सकता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में 5 कोलिजन हो रहे हैं, हो सकता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन 10 बार कोलाइड कर रहा है, हो सकता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो जिसका इस इंटरवल ऑफ टाइम में कोई कोलिजन ना हो। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका रिलैक्सेशन टाइम बच्चों अलग अलग है ना। तो हम मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है, जितने टाइम तक वो एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दी फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मान लीजिए टो ना। टो जो टॉर्क के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ग्रीक सिंबल टो, द सेम वी विल बी यूज फॉर रिलैक्सेशन टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, हालांकि इसको इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो थर्मल वेलोसिटी प्लस टो वन टाइम के बाद ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर उसकी थर्मल वेलोसिटी u है तो v1 वेलोसिटी आएगी उसकी टो वन टाइम के बाद, जब वो नेक्स्ट पॉजिटिव आयन से जस्ट कोलाइड करने वाला होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, उसकी थर्मल वेलोसिटी u2, और एक्सेलरेशन जैसा मैंने बताया सभी पर सेम एक्ट कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम इसका मान लीजिए 2। इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम वेलोसिटी लिखें, nth इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी वेलोसिटी आएगी उसको u3 प्लस a इंटू टो एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटीज हैं जिन वेलोसिटीज के साथ इलेक्ट्रॉन एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा हो, है ना, मतलब ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने उसके इंडिपेंडेंट वेलोसिटी के लिए का एक्सप्रेशन लिखा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी, है ना, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है विद इन द कंडक्टर, वो इन सभी इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इन वेलोसिटीज का वेक्टर सम होगा, मतलब एवरेज होगा, मीन होगा। तो मीन करने के लिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए पहले इन सभी इंडिविजुअल वेलोसिटीज का वेक्टर सम करना होगा। तो वेक्टर सम करने हम सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का वेक्टर सम और टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास उससे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ड्रिफ्टिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग विद इन द कंडक्टर। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो देखिए अलग अलग है ना, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी सबकी अलग है, रिलैक्सेशन टाइम सबके लिए अलग अलग है। तो सेम फोर्स एक्ट करते हुए भी सभी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो हम क्या करें, हम तो एवरेज निकाल रहे हैं सभी की वेलोसिटीज का, तो ये एवरेज आएगा। तो देखिए यहां पर v1, यहां पर मैं लिख देता हूं v1, v2, vn को हम सब्स्टिट्यूट करें तो v1 को हम लिख सकते हैं u1 प्लस a टो 1, सिमिलरली v2 को हम लिख सकते हैं थर्मल वेलोसिटी u2 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टो 2, और इसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं उसकी वेलोसिटी vn को un वेक्टर प्लस a इंटू 2n वेक्टर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यहां पे क्या करें, हम थर्मल वेलोसिटीज को अलग ऐड कर लें और ये जो टर्म है a21, a22, a2n इनको अलग ऐड कर लें। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम ये लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा कि सभी थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम डिवाइडेड बाय n प्लस एक टर्म आएगी, इसमें से हम एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन सभी में सेम, सभी पर सेम एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन को कॉमन लिख लें ताकि टो 1 प्लस टो 2, क्योंकि सभी के रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, डिवाइडेड बाय। अब ये वाली जो टर्म है हमारी ये तो जीरो है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रिजल्टेंट ऑफ थर्मल मोशन इज जीरो, है ना, क्योंकि थर्मल वेलोसिटीज जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। तो अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम करेंगे तो वो जीरो आएगा, ये तो जीरो आएगी ये वाली टर्म, ये जीरो आएगी। तो फाइनली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इनटू दिस क्वांटिटी,
τ1 τ2 τn का सम डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलग है। तो अगर हम ये क्वांटिटी क्या बताएगी, हमको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा, तो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख लेते हैं टू एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी एक्सीलरेशन इनटू टू एवरेज। एक्सीलरेशन को सब्स्टिट्यूट करें तो हम लिख सकते हैं माइनस ई बाय एम इनटू टू एवरेज। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। देखिए यहां पे तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ए होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह अगर कोई और चार्ज कैरियर होता तो वहां पर हम उसका चार्ज पुट करते क्यू, पॉजिटिव होता तो प्लस क्यू, यहां पर तो जैसे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ही लिखा है, तो प्लस क्यू बाय एम इनटू टू एवरेज। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देखिए यहां से हम देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर सिर्फ यूं कहें ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड सिर्फ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, जो मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके चार्ज टू मास रेशियो पर। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा, चार्ज तो उस पर एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है, बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। कोई और चार्ज कैरियर होगा तो उसका चार्ज और उसका मास आएगा, तो चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करती है। जिस चार्ज कैरियर के लिए ज्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर की वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा V बाय L के बराबर होता है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। ठीक है, या लेंथ जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द मटेरियल। अब देखिए चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा फ्री चार्ज कैरियर का, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि अलग अलग तरह के कंडक्टिंग मटेरियल में अलग अलग चार्ज फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, आयनिक लिक्विड्स, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स जो है वो चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। और जैसे गैस है, गैस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हर एक का चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग आएगा। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल हमने लिया है वो कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा उसमें कौन से फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे और उनका कितना चार्ज टू मास रेशियो होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के बीच में जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और कंडक्टर की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम आएगा बच्चों, है ना। इसके अलावा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू तो कंडक्टिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है ना, कितने पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी है, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रिलैक्सेशन टाइम उतना कम आएगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स के जितने ज्यादा होंगे रिलैक्सेशन टाइम उतना कम आएगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, और अभी आगे हम पढ़ेंगे ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड आल्सो ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो दीज आर दी फैक्टर ऑन विच ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर डिपेंड्स। अब बाकी ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, नेगेटिव साइन यहां पर एक्सप्रेस करता है कि यहां पर हमारे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है। बाकी स्केलर फॉर्म में इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। अगर स्केलर फॉर्म में लिखें मतलब ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड लिखें तो E
अपॉन m इंटू 12 ना, ये स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहीं ना कहीं हम देखें, देखिए ये ड्रिफ्ट स्पीड आपने पढ़ी और ये आप समझ ही रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चार्ज का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, उतना फास्टली चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट विद इन ए कंडक्टर ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इंटररिलेटिंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद इन द कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब कंडक्टर और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में हमको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, वो सॉरी करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में हमको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, चलिए तो ड्राइव करेंगे कंडक्टर और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में एक्सप्रेशन। तो चलिए बच्चों, कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड है वो आपस में कैसे इंटररिलेटेड है वो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, या यूं कहें कि एक सिलिंड्रिकल वायर है एक कंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू V बाय L, जहां पर L कंडक्टर की लेंथ है और A कंडक्टर का सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वॉल्यूम में जनरेट हो जाएगा जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, उनकी जैसे कि हमने बात कर रही थी कि थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, वो साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट मोशन परफॉर्म करेंगे एंड दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो Vd है ना, लेट Vd बी देयर ड्रिफ्ट स्पीड। तो हमको क्या करना है, हमको करंट का मैग्नीट्यूड और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो कोई एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का ले लीजिए, कहीं पर भी ना, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन किसी पॉइंट पर कंसीडर कर लीजिए, कोई भी एक पॉइंट लीजिए कंडक्टर की वॉल्यूम में और वो पॉइंट के अराउंड, मतलब एक ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लीजिए कि वो जो पॉइंट है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर लाई करे। हमको क्या करना है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम वो डिटरमाइन करना है, वही रेट ऑफ फ्लो, करंट कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम वो डिटरमाइन करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट बताना है हमको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमको ओवरऑल ये बताना है कि इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इस क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ना, वो हमने Vd अज्यूम की है। ठीक है, तो मुझको बताइए डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज कैरियर्स हमारे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, कितना चार्ज क्रॉस करेगा, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कितने चार्ज कैरियर्स क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो हमको पता है। तो टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस फ्लो कर जाएंगे, वो अगर हमको पता चल जाए तो हम टोटल चार्ज जो फ्लो होगा इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो भी लिख सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यही कहलाती है हमारी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, यानी पर मीटर क्यूब n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए मान लिया। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन Vd स्पीड से
मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो vd है, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इलेक्ट्रॉन? तो हम देखें ये तो कांस्टेंट स्पीड, ये तो एवरेज स्पीड है जिसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, है ना। तो इस स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल सकता है वो? vd डेल्टा टी। तो कहने का मतलब अगर हम इस क्रॉस सेक्शन से vd डेल्टा टी ना, vd डेल्टा टी लेंथ का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें ना, ये जो सिलेंड्रिकल सेक्शन है, सर्कुलर कह रहा हूं, सिलेंड्रिकल सेक्शन हम कंसीडर करें जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? vd डेल्टा टी। तो इस सिलेंड्रिकल सेक्शन के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सिलेंड्रिकल सेक्शन में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पेनिट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड vd है। तो यहां जो पास वाले हैं वो तो इसको इसके अक्रॉस फ्लो कर ही जाएंगे। इनफैक्ट ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? vd डेल्टा टी, और vd डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में। तो यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस फ्लो कर जाएंगे डेल्टा टी टाइम। तो हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन में फाइंड आउट करने हैं कितने हैं। तो इस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन की, इस सिलेंड्रिकल सेक्शन की वॉल्यूम बताइए कितनी आएगी। तो जो टोटल चार्ज हमारा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा डेल्टा टी टाइम में वो कितना आएगा बच्चों? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लेना, सिर्फ वो हमको पता है चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर से चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं चार्ज कैरियर्स। मैं सिर्फ मॉड लिख रहा हूं चार्ज का, इतना मैग्नीट्यूड है जो चार्ज का फ्लो कर जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से, E मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन। ये जो हमने सिलेंड्रिकल सेक्शन लिया है जिसकी लेंथ vd डेल्टा टी है, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इसको क्रॉस कर देंगे, तो जितना उनका चार्ज है मिलाकर वो सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो देखिए कितना है? E मल्टीप्लाइड बाय, हमको पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स n, ये हमने अज्यूम कर लिया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हुई सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन की? तो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, हमारा ये जो एरिया है ये A है। वैसे तो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर n, लेकिन हमने पाई आर स्क्वायर को ही A अज्यूम कर लिया है पहले ही, तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा A हो गया, और बाकी लेंथ कितनी है इस सिलेंड्रिकल सेक्शन की? vd डेल्टा। ठीक है, इतना चार्ज डेल्टा के टाइम में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा। तो करंट मींस एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो इसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी बचेगा NEA vd। ठीक है, तो करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड कैन बी रिटन एज NEA vd where n is free electron density, number of free electrons per unit volume, A is charge on one free electron, जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर है उनका किसी एक पर जो चार्ज है वो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और vd ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो ये करंट को हम इस तरह से ड्रिफ्ट स्पीड की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की ये वीडियो तो हम यहीं अपनी खत्म करते हैं, बाकी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे ना, नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।